राधे राधे मित्रों। आज हम वाक्य के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा समझते हैं। वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके द्वारा लिखने या बोलने वाले के मन का आशय समझ में आ जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूर्ण आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। अब कुछ यहाँ वाक्य के अंग हैं, तो वाक्य के अंग दो भागों में विभाजित किए गए हैं। एक है आपका उद्देश्य और एक है विधेय। तो पहला देखते हैं यहाँ वाक्य के अंग के अंतर्गत उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? तो वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए। कोई भी वाक्य लिखा होगा जिसके विषय में जो कुछ भी कहा जा रहा होगा वह आपका उद्देश्य कहलाएगा। जैसे यहाँ एक उदाहरण लिखा हुआ है, इन उदाहरणों को हम देखते हैं। पहला जो उदाहरण है कि राम सो रहा है, यहाँ जिसके विषय में, तो राम के विषय में, यहाँ किसके विषय में कहा गया है? यहाँ राम के विषय में बताया गया है। तो जिसके विषय में कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। तो राम के विषय में कहा जा रहा है, इसलिए राम यहाँ आपका उद्देश्य होगा। दूसरा उदाहरण है राजू खाना खा रहा है। तो राजू यहाँ खाना खा रहा है, राजू के विषय में कहा गया है, खाना खाना बताया गया है, तो राजू यहाँ उद्देश्य होगा। तीसरा उदाहरण है कि किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं। किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं, यहाँ पर किसान जो है वह उद्देश्य है। जवान देश की रक्षा करते हैं, ये चौथा उदाहरण है। तो जवान जो है यह भी आपका उद्देश्य होगा। इस प्रकार से ये चार उदाहरण हमने देखे उद्देश्य के, जिसके विषय में जो कुछ कहा जा रहा है वह आपका उद्देश्य होता है। अब हम चलते हैं उस वाक्य के दूसरे अंग की तरफ जो है आपका विधेय। वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। अब वाक्य में क्या है? जो भी वाक्य होगा उस वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय होगा। अभी तक हमने किसी के विषय में कहा था, वह उसका उद्देश्य हो रहा था। अब उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वाक्य में वह उसका विधेय होगा। यानी वाक्य जो होगा जिसमें उद्देश्य के बारे में जो भी बातें बताई जाएंगी वह आपका विधेय कहलाएगा। जैसे इसमें हम पहला उदाहरण देखते हैं, वह है करण खेल रहा है। हमें पता है कि यहाँ जो करण है यह उद्देश्य है, तो उद्देश्य के बारे में बताया गया है कि वह कुछ खेल रहा है। तो यहाँ जो खेल रहा है बताया गया है यह आपका हो जाएगा उद्देश्य। इसे हम उद्देश्य के अंतर्गत रखेंगे। इस प्रकार हम दूसरा उदाहरण देख सकते हैं कि चित्रकार चित्र बनाता है। जो चित्रकार है उसका काम क्या है? चित्र बनाना। तो उद्देश्य हमें पता है चित्रकार है, और चित्र बनाना या चित्र बना रहा है या बनाता है वह उसका विधेय है। इस प्रकार तीसरा उदाहरण है कि चित्रा गीत गा रही है। तो चित्रा के द्वारा गीत गाया जा रहा है, यानी उद्देश्य के द्वारा कुछ कार्य किया जा रहा है, उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो यहाँ गीत गा रही है उसका विधेय हो जाएगा। इस प्रकार हम चौथा उदाहरण देखते हैं कि मंजरी बस से शहर गई। ये हमारा उदाहरण है कि जो मंजरी है वह बस से शहर गई। तो मंजरी हमारी उद्देश्य है, बस से शहर गई उसके बारे में बताया गया है, इसलिए यह आपका विधेय हो जाएगा। इस प्रकार से वाक्य के दो अंग थे, इन दोनों अंगों को हमने समझा। अब हम वाक्य के उन भेदों की तरफ बढ़ते हैं जिसके बारे में हम उद्देश्य और विधेय के माध्यम से उनको हम समझेंगे, उनके अर्थों को समझेंगे। तो अब यहाँ रचना के आधार पर वाक्य के भेद हम देख सकते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं वह तीन प्रकार के बताए गए हैं। तीन भागों में कहा जाए या उनके तीन भेद हैं, ठीक है। तो पहला जो है वह है आपका सरल वाक्य,
दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। अब हम एक एक करके तीनों भेदों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है कि इनमें किस प्रकार से वाक्य के उन अंगों का प्रयोग होगा। तो सरल वाक्य की परिभाषा पहले हम समझते हैं कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अभी हमने जो ऊपर उदाहरण देखे थे वहाँ पर उद्देश्य और विधेय के बारे में चर्चा किए थे। वैसे ही सरल वाक्यों में जो भी एक वाक्य होगा उसमें सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा, एक ही विधेय होगा, वही आपका सरल वाक्य कहलाएगा। पहला यहाँ उदाहरण आप देख सकते हैं कि वर्षा हो रही है। पूरा ये सरल वाक्य हमें लग रहा है कि वर्षा हो रही है, तो एक ही उद्देश्य है और एक ही यहाँ विधेय है, इसलिए यह सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। दूसरा उदाहरण देखें कि मोहन पतंग उड़ा रहा है। मोहन हमारा उद्देश्य है और पतंग उड़ा रहा है, यह आपका विधेय हो जाएगा, तो यह आपका सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। तीसरा उदाहरण देखते हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे के बारे में यहाँ बताया गया है, मतलब उद्देश्य बच्चा है और मैदान में खेलना यह आपका विधेय है। इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, इसलिए यह सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। कुछ उदाहरण इसमें और हैं कि रविवार को भी हम पढ़ेंगे। यहाँ भी एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, एकदम सरल वाक्य है यह। अगला उदाहरण है, वह फलों के लिए बाजार गया, तो यह भी सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। राम खाना खाकर सो गया। राम जो है उद्देश्य है और विधेय खाना खाकर सो जाना उसका विधेय होगा, क्योंकि उद्देश्य के बारे में बताना ही उसका विधेय होता है। इस प्रकार से हमने सरल वाक्य देखे। दूसरा जो रचना के आधार पर जो भेद है वह देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य होता क्या है इसके बारे में हम समझेंगे कि जिन वाक्यों में जो भी वाक्य होगा उन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, अब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होंगे और उनके साथ में समुच्चय बोधक, जिसे हम अविकारी शब्द भी कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं, यह शब्द उसमें जुड़े हुए होंगे, जिसे हम योजक के नाम से भी जानते हैं, उसे ही हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में अक्सर पहचानने के लिए मैं आपको कुछ शब्द बता दूं कि जब भी कोई वाक्य होंगे उनके दो वाक्यों के बीच में जो योजक शब्द का जो प्रयोग होगा या समुच्चय बोधक का जो प्रयोग होगा वहाँ और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप इन उदाहरणों में भी देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको कुछ बताए कि इनमें किस प्रकार से योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, समुच्चय बोधक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जैसे यहाँ और का प्रयोग किया गया है। मतलब दो वाक्य अलग अलग दो वाक्यों को, दो या दो से अधिक वाक्यों को यहाँ जोड़ा गया है जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय लगाए गए हैं। जैसे माँ बाजार गई और सब्जियाँ लेकर आई, यहाँ दो वाक्य हमें समझ में आ रहे हैं और इनके बीच में और का प्रयोग किया गया है जो समुच्चय बोधक है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य होगा। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, आप खाना खाएं और आराम करें, तो यहाँ भी और का प्रयोग किया गया है, यहाँ यह संयुक्त वाक्य होगा। आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी, या शब्द लगा दिया गया है, इसमें भी समुच्चय बोधक का प्रयोग किया गया है। दो या दो से अधिक वाक्यों का यहाँ प्रयोग किया गया है और बीच में इसके मध्य में जो वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से यह भी आपका संयुक्त वाक्य होगा। राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया, इसलिए शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है। दो समुच्चय बोधक शब्द है इसलिए, और दो सरल वाक्यों को यहाँ जोड़ा गया है। इस प्रकार से यह भी आपका संयुक्त वाक्य होगा। अगला उदाहरण हम देख सकते हैं कि विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, या विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। अगर जो भी विद्यार्थी परिश्रम करेगा तो, यानी तो जोड़कर, मतलब दो शब्दों को यहाँ जोड़ने के लिए तो शब्द का प्रयोग किया गया है, तभी वह क्या होगा, सफल होगा, उसे सफलता मिलेगी। सोमवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेंगे।
अतः शब्द जोड़कर यहाँ पर हम इसको संयुक्त वाक्य के अंतर्गत समझेंगे, क्योंकि अतः जो शब्द है यह समुच्चय बोधक शब्द है। इस प्रकार से हम अभी संयुक्त वाक्य को समझे। अब वाक्य के उस भेद को समझते हैं जो तीसरा है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य की परिभाषा है कि जिस वाक्य में कोई भी एक वाक्य होगा, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होगा, मतलब किसी भी वाक्य को लिखने के लिए हम जब प्रारंभ करेंगे तो वहाँ एक मुख्य उपवाक्य होगा और अन्य अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होंगे। हम किसी बात को अगर कह रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में कह रहे हैं उसी से संबंधित और उसमें आश्रित उपवाक्य होंगे। यह नहीं कि हम शुरुआत में मुख्य वाक्य कुछ और कह रहे हैं और बाद में उसमें आश्रित वाक्य कुछ और जोड़ रहे हैं, वह आपका मिश्र में नहीं होगा। जो भी आप वाक्य कहेंगे, मुख्य वाक्य जो आपका होगा उसी से संबंधित आश्रित उपवाक्य उस पर होंगे, वही आपका मिश्र वाक्य कहलाएगा। तो जिस वाक्य में हम अक्सर वाक्यों को अगर पहचानने के लिए देखें तो मिश्र वाक्य में आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जहां उपवाक्य के लिए आपको उनमें जोड़ा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे की, जो, क्योंकि, जितना उतना, जैसा तैसा या जैसा वैसा कह सकते हैं, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, है ना। इस प्रकार के जो शब्द हैं, यदि, यद्यपि, तथापि, ये जो शब्द हैं ये सारे शब्द जो हैं आपके मिश्र वाक्य से में आते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कुछ उदाहरण शब्द इनमें, तो यहाँ कुछ शब्द आए हुए हैं, देख सकते हैं कि जैसे ही शाम हुई, जैसा ही यहाँ शब्द लग गया है, तो ये मिश्र वाक्य। जैसे ही शाम मतलब शाम हुई है, ये मुख्य वाक्य से संबंधित बता रहा है, वैसे ही उसी से आश्रित यहाँ वाक्य बनाया गया है कि वैसे ही क्या हो गई है, बिजली चली गई है। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। तो ये आपका पहला उदाहरण है। दूसरा है, जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। जब नई कक्षा में, ये मुख्य वाक्य है हमारा कि जब हमारा नई कक्षा में दाखिला होगा, उसी पर आश्रित कुछ वाक्य बना दिया गया है और बीच में यहाँ पर जोड़ दिया गया है तब। तो तब जोड़ देने से यह जो है मिश्र वाक्य पे परिवर्तन हो गया है। तीसरा उदाहरण है, जब राम आया तो शाम चला गया। जब राम आया उसी से आश्रित बताया गया है कि तब उसी के बाद क्या हुआ है, तो वहाँ पर फिर श्याम जो है वो चला गया है। इस प्रकार से तीसरा उदाहरण था। चौथा उदाहरण है, उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। अब उस लड़के मुख्य वाक्य है ये, और उसी से आश्रित दूसरा बनाया गया है। क्या उस पर आश्रित है यह कि उस जिसने काले जूते पहने हैं उसी लड़के को हमको बुला कर लाना है। तो यहाँ जो मिश्र वाक्य के लिए हमने जो पहचानने के लिए जो इसमें देखा था, इसमें जो उपवाक्य जो बना है इसमें जोड़ने के लिए यहाँ जिसने शब्द का प्रयोग किया गया है। और अंतिम इसमें जो उदाहरण है, जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। अब यह मिश्रित है ये कि आंधी आने का कारण बताया गया है, उसके बाद आंधी आने के बाद धूल कैसे उड़ी है वह यहाँ पर बताया गया है। तो जब आंधी आई तो उसके पश्चात क्या हुआ है, फिर धूल उड़ी है। तो जब भी हम मिश्र वाक्य को पहचानेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर अक्सर आपको यह देखने को मिलेंगे, जैसे, तब, जब, जिसने, जब, तो, यह अनेक शब्दों से आप पहचान सकते हैं कि यह आपका मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य है। इस प्रकार से हमने आज रचना के आधार पर वाक्य के इन 3 भेदों को समझा। आशा करता हूँ आप सभी को यह वाक्य के भेद समझ में आए होंगे।